सबसे पहले उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल के चुनावी दौरे रहने वाले हैं। नागौर के खिमसर में सीएम भजनलाल करेंगे जनसभा को संबोधित और खिमसर के कुचेरा में ये चुनावी सभा आयोजित होगी। बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आएंगे। तो झुंझुनू में भी मुख्यमंत्री जनसभा करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि सुल्ताना कस्बे के खेल मैदान में होगी चुनावी सभा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उपचुनाव का संग्राम अब तेज हो गया है और आज चुनावी दौरे सीएम के रहने वाले हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के समर्थन में सभा रहने वाली है और झुंझुनू में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभा करते हुए नजर आएंगे और ये तूफानी दौरे जो हैं वो मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। तो खिमसर और साथ ही झुंझुनू में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी माहौल टाइट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज से मात्र कुछ दिन बाकी हैं जब 13 तारीख को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और इस क्रम में बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। चुनाव प्रचार को लीड करते हुए धुआंधार सीएम भजनलाल शर्मा खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इन दिनों ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। खिमसर की लड़ाई वैसे भी टफ फाइट मानी जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर एक तरफ है तो वहीं पर अपनी शाख बचाने का भी दाव बीजेपी के पास है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन रहा, 7 सीटों को लेकर इस बार इन्हें जीत सुनिश्चित करनी है। इसीलिए सोच समझ कर उन्होंने कैंडिडेट्स भी उतारे हैं। फिलहाल आज सुल्ताना कस्बे के झुंझुनू में जनसभा आयोजित होकर वहीं खिमसर के कुचेरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। तो लगातार पार्टियों की ओर से चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल हो, लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और बीजेपी की तरफ से ये चुनावी जनसभाएं जो हैं वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और अब क्योंकि आखिरी समय बचा हुआ है और ऐसे में चुनावी दौरे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। झुंझुनू में भी जनसभा करेंगे सीएम भजनलाल, ये जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि खिमसर जो सीट काफ़ी दिलचस्प है, इस पर भी चुनावी प्रचार आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है। अब देखना होगा कि ये चुनावी प्रचार किस तरीके से रिजल्ट में बदलता हुआ नजर आता है। अग्नि परीक्षा ज़रूर है ये बीजेपी की, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद और साथ ही साथ हरियाणा में अभी हाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब ये उपचुनाव हैं, कितना असर पड़ेगा उन चुनावों का, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, क्योंकि खिमसर सीट मानी जाती है हनुमान बेनीवाल का गढ़ और हनुमान बेनीवाल, बीजेपी और कांग्रेस सब अलग तीनों पार्टियां इस बार चुनावी गठबंधन में नहीं है, सब अकेले लड़ रही हैं। खिमसर में जहां कनिका बेनीवाल एक तरफ आरबरी से जुड़ी उतरी हुई हैं, तो वहीं रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बनाया गया है खिमसर में और चुनावी फाइट काफी ज्यादा यहां पर तेज है। इसीलिए अब देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल के गढ़ में बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी, क्या वो सीट अपने नाम दर्ज कर पाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद जनसभा को संबोधित करने खिमसर और झुंझुनू में पहुंचेंगे। और इधर चुनावी मौसम में नेता जनता के बीच वोट मांगने के लिए अलग अलग अंदाज में पहुंचते हैं। और इस बीच दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई के लिए जनता के बीच वोट मांगने की भीख मांगते नजर आए और अब उनका ये कार्यक्रम कांग्रेस के लिए बयानबाजी का जरिया बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जो सरकार में है कुछ देने की हैसियत रखते हैं। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, भाग्य विधाता मतदाता ही होता है। सब कुछ देने के लिए है, वो खुद भिक्षा मांगने को उड़ा। आज हर मतदाता के दरवाजे पर भीख मांगने निकला हूँ। वो गली गली में घूम रहे हैं तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना। तो कमल का फूल जीतेगा। चुनावी मौसम में नेताओं की ऐसी बयानबाजी लाजमी है, लेकिन दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये अंदाज बिल्कुल अनोखा है। अपने भाई के लिए जनता के बीच वोट मांगने पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा एक हाथ में कमंडल लिए थे तो दूसरी तरफ सीने पर भिक्षाम देही कार्यक्रम का बैनर लगा रखा था। अब डॉक्टर किरोड़ी के भिक्षाम देही कार्यक्रम पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि मैं यहां की जनता को सैल्यूट करता हूं, जिसने एक मंत्री को इस हालत में ला दिया। जो सरकार में है कुछ देने की हैसियत रखते हैं,
जिनके पास सब कुछ देने के लिए है वो खुद भिक्षा मांगने को लगे। आपको मान गया, आपको सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब तो मंत्री हैं, पूरे प्रदेश में 700 सीटों में जाने चाहिए, वो गली गली में घूम रहे हैं, तो मानना तो आपको पड़ेगा ही ना। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर चुटकी लेने वाले गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। मुरारीलाल मीणा की तारीफ करते हुए डोटासरा ने कहा कि वे चाहते तो अपने परिवार के लिए टिकट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दिलवाया। ये चुनाव डीसी बैरवा नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव मुरारीलाल मीणा आपका एमपी आपका नेता। गौरतलब है कि दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का मुकाबला बीजेपी के जगमोहन मीणा से होगा और जगमोहन मीणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई हैं। ऐसे में वे अपने भाई की जीत के लिए दौसा में जमकर पसीना बहा रहे हैं, जनता से अलग अंदाज में वोट मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ उपचुनाव में शुक्रवार को बड़ौदा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डोटासरा ने आरएन जुबैर खान को जिताने की अपील की और इस मौके पर डोटासरा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही डोटासरा ने गमछे को मंच पर लहराते हुए डांस भी किया, जो लोगों को खूब पसंद आया और लोगों ने खूब हूटिंग भी की। उन्होंने कहा, भजनलाल सरकार में दिल्ली से पर्ची आती है, मुख्यमंत्री तो केवल कांग्रेस को गाली निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कम मत समझना, पहले कईयों ने कम आंक लिया था। हरियाणा में कुछ भी हो गया हो उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इनका अहंकार चरम पर आ गया है। से ज्यादा वोटों से ये 7 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी आर्यन जुबैर के रूप में राजस्थान की विधानसभा में यहां से जीत करके जा रही है। अभी जुल्ली साहब ने कहा, बहुत अच्छी बातें बताई। भंवर साहब तो पूरे देश में सब जगह उनको जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी के साथ में, पूर्ण समर्पण के साथ में अपना समय देते हैं। मैं समझता हूं कि बातें बहुत होती रहेंगी। मैं तो आपसे एक निवेदन करने के लिए आया हूं कि ये जो सरकार बन गई उसके बाद में आप बताइए, किसान की कोई समृद्धि में, किसान की कोई उसकी आमदनी में कोई बढ़ावा हुआ हो, किसान के लिए कोई योजना लेकर के आए हों, किसान की कोई दुख तकलीफ को इन्होंने पूरा किया हो, तो आप मुझे बता दीजिए। तो चलिए, इस बीच आपको जोधपुर से बड़ी खबर बताते चले। अनीता चौधरी हत्याकांड में बड़ा अपडेट है कि गुलामुद्दीन को मुंबई से जोधपुर लाया गया है। 500 सीसीटीवी इस मसले में खंगाले गए हैं और 500 सीडीआर का विश्लेषण किया गया। नेपाल भागने की फिराक में था ये आरोपी, कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अनीता चौधरी हत्याकांड में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को, और उसके बाद जो है आगे पूछताछ के लिए पुलिस वारंट ले सकती है। और मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से जोधपुर लाया गया है। कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाती है, कितने दिन का रिमांड मांगा जाता है और कोर्ट की तरफ से कितने दिन का रिमांड मिलता है। फिलहाल नेपाल भागने की फिराक में था ये आरोपी, क्योंकि फोन अपना स्विच ऑफ किया था, फोन का इस्तेमाल नहीं करा था, इसलिए 9 दिन बीत चुके थे अनीता के हत्याकांड को लेकर। और तब जाकर जब एक दफा उसने अपना एक फोन ऑन किया, उसकी लोकेशन ट्रेस हो पाई तो पता चला वो मुंबई में है। मुंबई की पुलिस कोऑपरेट की और उसके बाद सीधे वहां से उसको जोधपुर लाया गया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा। गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, इसकी पत्नी आबिदा ने कहा था कि वो निर्दोष है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है, सब कुछ किया है गुलामुद्दीन ने। तो अब रिमांड में क्या कुछ वो राज खोलता है, ये देखने वाली बात होगी। रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफ़ी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी
जिसका नाम गुलामुद्दीन है, इस तक पहुँचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया, और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन को लेकर यहाँ पर आ चुकी है। जोधपुर के कुड़ी महिला थाने में अभी जो है गुलामुद्दीन को लाया गया। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो एडीसीपी निशांत भारद्वाज साहब है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और यहाँ पर उस गुलामुद्दीन को जो है लाया गया है। सर, कितनी मशक्कत रही, क्या स्थिति रही वहाँ पर? काफी मशक्कत रही। बॉम्बे में काफी चीजों का सामना करना पड़ा और दुनिया भर के सीसीटीवी फुटेज वगैरह काफी चीजें थी, काफी मैनुअल एफर्ट्स थे, उसके बाद ये दस्तयाब हो पाया। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि जैसा कि पुलिस ने बताया कि एक कड़ी मशक्कत के दौर से जो है पुलिस को कहीं ना कहीं गुजरना पड़ा था और इसने कई बार पुलिस को छकाने का प्रयास किया, लगातार चलता रहा, एक जगह पर रुका नहीं गुलामुद्दीन और लगातार जो है इधर उधर इसका जो मूवमेंट होता रहा। गलती से इसने एक बार मोबाइल को ऑन किया और कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आ गया था और अब वो इस मामले में गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर शुरू होने वाला है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस मामले से कई लोग जुड़े हैं और थोड़ी देर के अंदर जो है हवालात के अंदर जो गुलामुद्दीन होगा और ये पूरी वो टीम है, वो तमाम टीम के अधिकारी है मौके पर खड़े हैं और कहीं ना कहीं सफलता जो मिल रही है उसको लेकर यहाँ पर जो इनके चेहरे पर खुशी है वो स्पष्ट नजर आ रही है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक तरफ वो सनातन बोर्ड की मांग करते दिखाई दिए तो दूसरी तरफ राजनेताओं पर तंज कसते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ये बड़ा दुर्भाग्य है कुछ नेता अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट देखिए। सुर्खियों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। राजनेताओं पर धीरेन्द्र शास्त्री का तंज, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से ऐतराज, धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए ये सबसे बड़ा अपराध है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक तरफ राजनेताओं को फायदे के लिए धर्म के इस्तेमाल से परहेज की सलाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि राजनीति से धर्म नहीं चलता बल्कि धर्म से राजनीति चलती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने फायदे के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करने वालों के तौर तरीकों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है और हम इस बात के खिलाफ हैं। धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। इससे पहले भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या फिर सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले शख्स नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हो। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यूपी के उन्नाव में सनातन यात्रा के दौरान सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है, जिसमें मौजूद होने वाले धर्माचार्य सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली में 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें राजस्थान के 5 नामी स्कूल भी शामिल हैं, जिनमें कोचिंग सिटी कोटा के 3 और सीकर के 2 स्कूल शामिल हैं। देखिए कि सीबीएसई ने इतना बड़ा स्टैंड क्यों लिया इस रिपोर्ट में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, राजस्थान के 5 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द। औचक निरीक्षण में मिली थी कई खामियां। औचक निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर सीबीएसई ने राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। सीबीएसई ने पाया कि स्कूल में डमी एडमिशन लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की फर्जी अटेंडेंस भी लगाई जा रही थी। सीबीएसई ने जहां 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की, वहीं 6 स्कूलों की मान्यता 12वीं से घटाकर 10वीं तक कर दी। प्रदेश में जिन 5 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा, शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, एलबीएस कॉन्वेंट स्कूल कोटा, विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर, प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर का नाम शामिल है। राजस्थान के 5 नामी स्कूलों की सीबीएसई ने मान्यता को रद्द कर दिया है। सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक पूरे देश भर के 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, जिनमें राजस्थान के 5 स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा 6 स्कूलों की रैंकिंग को डाउन किया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई के द्वारा हाल ही के दिनों में इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया था, जहां पर पंजीकरण संख्या रिकॉर्ड संख्या के मुताबिक क्लासरूम में छात्र नहीं मिले, यानी कि डमी छात्रों को क्लास में पढ़ाया जा रहा था और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम इन स्कूलों के द्वारा किया जा रहा था। सीबीएसई ने सितंबर में राजस्थान और दिल्ली के स्कूलों में किए गए सरप्राइज इंस्पेक्शन के बाद ये फैसला लिया, जिसमें कई खामियां पाई गई थी। बोर्ड के मुताबिक कई स्कूलों में क्लास 9 से 12वीं तक बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। बोर्ड ने डमी स्कूलों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें 30 दिन के अंदर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया गया। इस दौरान स्कूल की तरफ से जो जवाब आए, उनकी अच्छे से जांच की गई। इसके बाद ही सरप्राइज इंस्पेक्शन के डेटा और वीडियोग्राफी सबूत के आधार पर 21 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई और 6 स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया। ये पहली बार नहीं है कि सीबीएसई ने स्कूलों की मान्यता खत्म की हो। इससे पहले 22 मार्च 2024 को सीबीएसई ने 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की थी। इनमें से दिल्ली के 5, उत्तर प्रदेश के 3, केरल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 2-2 स्कूल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश का 1-1 स्कूल शामिल था। इसके अलावा 3 स्कूलों का एफिलिएशन घटाया गया था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में सीबीएसई ने राजस्थान के 5 स्कूल, जिसमें कोटा के 3 और सीकर के 2 स्कूल शामिल हैं, इनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई की ओर से आने वाले दिनों में और भी कड़ी कार्रवाई इन स्कूलों के खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि जो छात्र क्लासरूम में मौजूद नहीं थे, उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में बाकायदा लगाई जा रही थी। ऐसे में इसे पूरे षड्यंत्र को कोचिंग माफिया से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के आमतौर पर डमी एडमिशन जो है वो इन स्कूलों के अंदर किए जाते हैं। इस तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन सीबीएसई की जांच में इस बात को और पुख्ता करने की कोशिश लगातार की जा रही है। सूत्रों की माने तो कोचिंग करने वाले बच्चे ऐसे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं जहां अटेंडेंस की जरूरत नहीं होती। बच्चे स्कूल न जाकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सेंटर खोले हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। लाखों बच्चे यहाँ नीट और जेईई जैसे एग्जाम की तैयारी करने आते हैं। डमी स्कूलों और कोचिंग का सिंडिकेट सिर्फ कोटा में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में है। कोटा के बाद जयपुर दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद सीकर और अजमेर भी बड़े गढ़ हैं। इन सभी जगहों पर कोचिंग के लिए आने वाले ज्यादातर बच्चों को कोचिंग वाले डमी स्कूल में एडमिशन कराने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। इधर स्कूल बिना अटेंडेंस वाले एडमिशन पर भी मोटी फीस वसूलते हैं।
फिलहाल सीबीएसई ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से नजदीक के सीकर और कोटा, जिसे एजुकेशन हब कहते हैं, वहां के कुल मिलाकर के 5 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है और कई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल अब सीबीएसई की रडार पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इधर झालावाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम झालापाचर में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव में भगवान द्वारकाधीश को 11 पीपा देसी घी से बने प्रसाद का भोग लगाया गया। साथ ही भगवान की 56 भोग की झांकी सजाई गई, जिसमें कई तरह की मिठाइयां, फल और सब्जियों का भोग लगाया गया। अन्नकूट महोत्सव में कलेक्टर अजय सिंह राठौर, जिला न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान समेत भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर श्री द्वारकाधीश पे समिति द्वारा लगातार 35 वर्षों से यह आयोजन अन्नकूट का किया जा रहा है। इसमें 32 तरकारी, 56 व्यंजन के 12 पीपे देशी घी से व्यंजन बनाकर प्रभु को भोग आरोगा किया। इसमें किस तरह से मतलब श्रद्धालु पहुंचते हैं, किस तरह से अपने आप को धन्य महसूस करते हैं? आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं जो समिति से जुड़े हुए हैं, वल्लभ संप्रदाय के हैं, उनको हम विशेष न्योता देकर बुलाते हैं और जो भी समिति के सदस्य हैं वो सब परिवार प्रसादी लेकर और अपना आप को धन्य महसूस करते हैं।